ये उत्तराखंड के लिए कितने दुख की बात है। आप कल्पना करिए, एक जवान जम्मू कश्मीर में सीमा पर देश की सुरक्षा के लिए तैनात है और हम समूचा उत्तराखंड मिलकर, हमारा पूरा स्वास्थ्य महकमा मिलकर के उस फौजी, उस जवान के बच्चे को हम नहीं बचा पाते हैं। गढ़वाल में इलाज नहीं मिल पाता है, कुमाऊं में इलाज नहीं मिल पाता है। ये किस तरह के हालात हैं। फिर हमारे स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत आए दिन कहते रहते हैं कि हमने पर्वतीय क्षेत्र के एक एक छोटे बड़े हर अस्पताल में अच्छे डॉक्टरों की तैनाती कर दी है। अगर अच्छे डॉक्टर तैनात थे तो शुभांशु 1.5 वर्ष का बच्चा, कितनी मासूम उम्र थी उस बच्चे की। कल्पना करिए, हम ग्वालदम में नहीं बचा पाते हैं, फिर हम बैजनाथ में नहीं बचा पाते हैं, बच्चे को इलाज नहीं दे पाते हैं, फिर हम बागेश्वर में इलाज नहीं दे पाते हैं, एम्बुलेंस हमारे पास 108 नहीं होती, हम अल्मोड़ा में इलाज नहीं कर पाते हैं, फिर हल्द्वानी पहुंचते पहुंचते बच्चा इस तरह से दम तोड़ देता है। तो आप कल्पना कर सकते हैं इस परिवार पर किस तरह का सितम टूटा है। मेरे साथ शुभांशु के पिता हैं, फौजी हैं, दिनेश चंद्र जोशी जी। जोशी जी, कितनी बड़ी पीड़ा हम समझ सकते हैं। जब से ये आपने वेदना सोशल मीडिया के जरिए लोगों के सामने रखी है, हर कोई दुखी है इस मामले में। अब मुख्यमंत्री ने जांच के आदेश भी दिए हैं, कुमाऊं कमिश्नर जांच करेंगे, लेकिन कितना बड़ा पीड़ादायक ये आपके लिए रहा है ये पूरा एपिसोड, कि जब एम्बुलेंस को बुलाते रहे, एम्बुलेंस आपकी पत्नी बुलाती रही, एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाई, डॉक्टरों के पास इलाज नहीं थे, एक रेफरल सिस्टम बन करके रह गया है। किस तरह के पीड़ा से इस वक्त आप गुजर रहे हैं दिनेश जी? सबसे पहले तो सर थैंक यू, आपने मुझे बोलने का मौका दिया है। ये एक मेरे लिए एक बहुत बड़ी क्षति है, क्योंकि अपने एक 1.5 साल के बच्चे को अपने हाथों से मिट्टी के नीचे दफनाना एक बहुत बड़ी बात होती है, और वो भी उस वक्त जब ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी। बच्चा तो जी जी, आप बीमार होता है। दिनेश भाई, आप अपनी बात रखिए जी। बच्चा सर बीमार होता है, उसको नज़दीक स्वास्थ्य केंद्र में ग्वालदम में ले जाया जाता है। फिर वहाँ से उसको उसकी हालत देखते हुए उसको जो है बैजनाथ हॉस्पिटल के लिए ट्रांसफ़र किया जाता है। बैजनाथ हॉस्पिटल में उसका ट्रीटमेंट चलता है थोड़ी बहुत, तो वहाँ से फिर उसको आगे बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के लिए उसको ट्रांसफ़र किया जाता है बच्चे को। क्योंकि एक्चुअली उसको नॉर्मली जब स्टार्ट हुआ था तो उसको नॉर्मली वॉमिटिंग और लूज मोशन से स्टार्ट हुआ था, लेकिन आगे चल के उसकी बॉडी में इन्फेक्शन का पता चला लास्ट में कि उसका इन्फेक्शन जो है बढ़ रहा था, और उसके ब्लड में जो क्लोट बन रहे थे, जिसकी वजह से उसको हार्ट में दिक्कत आ रही थी, हार्ट में भी उसकी प्रॉब्लम हो रही थी। तो वो प्रॉब्लम उसकी बढ़ती गई जब उसको बैजनाथ से आगे उसको ट्रांसफ़र किया गया बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के लिए। तो बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में वो बच्चा शाम को पहुंचता है, 6 साढ़े 6 बजे के समथिंग वो पहुंचता है। वहाँ पे वो डॉक्टर हैं, वो थोड़ी बहुत चेक करते हैं बच्चे को, फिर वो भी उसको वहाँ से आगे के लिए रेफ़र कर देते हैं, यानी कि उसको अल्मोड़ा बेस हॉस्पिटल के लिए उसको ट्रांसफ़र कर देते हैं। बस उनका काम, डॉक्टर को एक्चुअली ऐसा लगता है कि उनका काम वहाँ पे ख़त्म हो जाता है कि हमारे पास पेशेंट आया, एक 1.5 साल का बच्चा आया, और हम एक मजबूर माँ जो है उसको लेके आई है, और हमारा काम यहीं पे ख़त्म हो जाता है, क्योंकि बस आप इसको आगे लेके जाओ, इसकी कंडीशन जो है बहुत ख़राब है। तो वहाँ पे एक आगे ले जाने के लिए इमरजेंसी सेवा 108 को कॉल किया जाता है वहाँ पे। लेकिन इमरजेंसी सेवा जो है 7 बजे के समथिंग कॉल करने के बाद 8 बज जाते हैं। 8 बजे फिर मैं अपने बच्चों से ही बात कर रहा होता हूँ कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्योंकि मैं अब उस वक्त अपनी ड्यूटी पे होता हूँ। तो मेरे लिए एक बहुत बड़ी डिफ़िकल्ट सिचुएशन ये होती है कि मैं अपनी ड्यूटी पे, जहाँ पे मुझे मोबाइल भी अलाउ नहीं है, वहाँ पे मैं अपनी ड्यूटी करूं, या फिर मैं फ़ोन पे बात करूं और अपने बच्चे के बारे में सोचूं, या फिर मैं अपनी ड्यूटी के बारे में सोचूं, ये सबसे। तो कोई नहीं, मैं कोशिश अपने से करता हूं जितना भी मुझसे होता है। आपने जो अब तक बात बोली वो मैं समझ पाया हूँ कि डॉक्टर ने जिस तरह से वहां पे लापरवाही भरे अंदाज में कहा कि 108 इमरजेंसी एम्बुलेंस सेवा बुलाना हमारा काम नहीं है, आप लोग बुलाते रहिए, आए तो ले जाइए। यानी वहां संवेदनाएं मानवीय, क्योंकि आप तो उस वक्त जम्मू कश्मीर में अपनी ड्यूटी पे तैनात थे, आपकी पत्नी सब कर रही थी। महिला के नाते भी उन्होंने इस तरह भी नहीं समझा कि महिला परेशान है, शाम का वक्त हो गया है, एम्बुलेंस को आने में अगर समय लग रहा है तो हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा पेन ले लें। दिनेश जी, आपने बिल्कुल सही कहा, जब डीएम के कहने से एम्बुलेंस के का इंतजाम हो सकता है तो एक पेशेंट, एक बच्चा, मासूम बच्चा तड़फ रहा है,
जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा है, उस वक्त हम एम्बुलेंस को लेकर के बहानेबाजी करते हैं, लापरवाही करते हैं। बेहद अपने आप में संगीन बात है, बहुत गंभीर बात है कि डीएम बोलेंगे तो एम्बुलेंस का इंतजाम हो सकता है, लेकिन अगर एक तीमारदार अपने पेशेंट, अपने बच्चे के लिए अगर गिड़गिड़ा रही है आपके सामने कि भाई आप किसी तरह से एम्बुलेंस का इंतजाम करा दीजिए, तब डॉक्टरों का बिहेवियर है। लेकिन दिनेश भाई, अभी मुख्यमंत्री ने इस मसले में कुमाऊं कमिश्नर को जांच के निर्देश दिए, एक उच्च स्तरीय जांच होगी। क्या किसी स्वास्थ्य महकमे के किसी आला अधिकारी ने आपसे, आपके परिवार से इस दौरान, इस दुख की घड़ी में संपर्क साधा हो? स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत के यहाँ से आपसे, उन्होंने आपसे बातचीत की हो? क्या कोई लोग आपके संपर्क में आए? आपके इतने बड़े दुख का पहाड़ आपके ऊपर टूटा है और आपकी पीड़ा सोशल मीडिया के माध्यम से सबके सामने, को ये नहीं कह सकता कि स्वास्थ्य मंत्री को पता नहीं चला, सरकार को, स्वास्थ्य महकमे को पता नहीं चला। सब जान रहे हैं आपके साथ किस तरह की ये घटना बीती है। क्या किसी ने, स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत है, किसी ने संपर्क किया आपसे, आपको थोड़ा ढांढस बंधाने की कोशिश की है कि हम देखेंगे, जांच करेंगे कि जो दोषी है उस पर हम कार्रवाई करेंगे? सर पहले तो ये आपकी जो एक वॉइस है सर, ये बहुत डिस्टर्ब कर रही है, इसको एक बार अगर आप निकाल के बाद दोबारा कनेक्ट करेंगे तो शायद क्लियर वॉइस आएगी। इसमें वॉइस में प्रॉब्लम आ रही है, मुझे क्लीन नहीं सुनाई दे रहा है, इसमें थोड़ी साफ आवाज़ नहीं आ रही, इसमें एक अजीब सी आवाज़ आ रही है। तो आपने जो बताया, हाँ ठीक है, नहीं मुझे किसी का कॉल नहीं आया सर, न मुझे किसी का कॉल की वैसे जरूरत नहीं है। मुझे कॉल करने से बेटर ये होगा कि आप इस चीज़ की जांच करें और इस चीज़ पे काम करें। दिनेश जी, स्वास्थ्य सेवाओं का बुरा हाल नहीं है, इंटरनेट सेवाओं का भी बुरा हाल है, क्योंकि जब आप बोल रहे हैं तो आपकी आवाज फिर से, जो पहले हमने बातचीत की थी, आवाज एक बार फिर से वही कट कट के आवाज आ रही है। आवाज कट गई दिनेश चंद्र जोशी जी से। वो चमोली के, अब दूरस्थ अपने गांव से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, बार बार हम उनसे जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह की स्वास्थ्य सेवाएं हैं, इंटरनेट की सेवाओं का भी यही हाल है कि हम उनसे लगातार कोशिश कर रहे हैं जुड़ने की। दूसरी बार हमने प्रयास किया कि उनसे जुड़े, उनसे जानने की कोशिश करें कि उन पर किस तरह से एक तरह दुखों का ये पहाड़ टूटा है, किस तरह पूरा जो हमारा स्वास्थ्य का जो महकमा है वो एक्सपोज हो जाता है। सवाल ये कि क्या डॉक्टर धन सिंह रावत जागेंगे, इस सच्चाई को स्वीकार करेंगे? वो आए दिन सोशल मीडिया में बड़े बड़े दावे करते हैं कि हमने इतने डॉक्टर पहाड़ चढ़ा दिया। अगर डॉक्टर ग्वालदम में थे तो बच्चे को ट्रीटमेंट क्यों नहीं मिल पाया? अगर डॉक्टर बैजनाथ में थे तो बच्चे को ट्रीटमेंट क्यों नहीं मिल पाया? और क्या जिला अस्पताल बागेश्वर में भी डॉक्टर नहीं थे? अल्मोड़ा में बेस अस्पताल में भी डॉक्टर नहीं थे? और हल्द्वानी पहुंचते पहुंचते बहुत देर हो जाती। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान जो एम्बुलेंस है, जो 108 एम्बुलेंस सर्विस है, जो जिसे आपात सेवा कहा जाता है, उनकी भूमिका का किसी विलेन की जैसी नहीं थी। ये बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि आप, जब मुख्यमंत्री ने उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं, कुमाऊं कमिश्नर जांच करेंगे, तो क्या सच सामने आएगा? उन दोषी डॉक्टरों पर और जो 108 के जो रिस्पॉन्सिबल लोग हैं उन पर कार्रवाई हो पाएगी? क्या हम शुभांशु 1.5 वर्ष के उस मासूम बच्चे को जस्टिस दे पाएंगे? और जिस तरह दिनेश चंद्र जोशी और उनकी पत्नी पर जो दुखों का पहाड़ टूटा है, क्या उनके दुखों पर जरा भी मरहम लगाने की कोशिश सिस्टम करेगा? ये देखना होगा। कुल मिलाकर के बेहद दुखद, बेहद पीड़ादायक घटना। 10 जुलाई को जब सारा उत्तराखंड का ध्यान पंचायती चुनावों पे था, उसी समय हमारे देश का एक जवान जो जम्मू कश्मीर में अपनी ड्यूटी पर तैनात थे, उनका पूरा फोकस अपने मासूम बच्चे की जान बचाने के लिए वो लगे हुए थे। दरअसल चिणगा ग्राम के निवासी दिनेश चंद्र जी, जिनका करीब 1.5 साल का जो बालक था, वो अचानक बीमार हो जाता है। और वो जब बीमार हुआ तो उन्हें सबसे पहले ग्वालदम अस्पताल में उनके मम्मी और उनकी जो मिसेस थी वो उनको लेके गए। उनके परिवार में उनके पापा नहीं हैं, उनकी बूढ़ी माँ और उनकी मिसेस, और इस जंगल में ये लोग रहते हैं, यहाँ पर चिणगा के, बहुत ज़्यादा डेवलप यहाँ पे है नहीं, तो इस वजह से वो ग्वालदम में लेके गए। ग्वालदम से उनके बालक को बैजनाथ अस्पताल में रिफ़र किया गया और बैजनाथ अस्पताल से फिर रिफ़र की कहानी आगे बढ़ी। वो फिर बागेश्वर जिला अस्पताल में उनको रिफ़र किया गया और बागेश्वर अस्पताल में क्या हुआ उसकी कहानी दिनेश भाई आपको खुद बताएंगे। दिनेश भाई, जब यहाँ बागेश्वर रेफर करा गया तो वहाँ पर डॉक्टरों का क्या रवैया था? सबसे पहले तो आपका मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ कि आप जो इस आवाज़ को उठा रहे हैं बिना स्वार्थ के,
और बच्चा जो बीमार हुआ था, बीमार होने के जो ग्वालदम से उसको बैनाथ के लिए ट्रांसफ़र किया गया। बैनाथ से ट्रांसफ़र किया गया, उसको थोड़ी बहुत ट्रीटमेंट के बाद उसको बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के लिए ट्रांसफ़र किया गया। तो वहाँ पे जाने के बाद जैसे वो 6 बजे के समथिंग वो बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में पहुँचा था। तो वहाँ पे उसका थोड़ी बहुत ट्रीटमेंट चला था, लेकिन वहाँ पे भी जब उन्होंने बताया कि ये बच्चा जो है सीरियस होता जा रहा है, तो इसको जो है हम अल्मोड़ा के लिए ट्रांसफ़र करते हैं, वहाँ इसका ट्रीटमेंट होगा आगे के लिए, क्योंकि ऑलरेडी 2 हॉस्पिटल पहले ट्रांसफ़र हो चुका था। तो वहाँ पे जो है जब 7 बजे के समथिंग 7 नहीं बजे थे, उस वक्त जो है वहाँ पे आगे बच्चे को आगे के लिए रेफर किया गया। रेफर करने के बाद जो एम्बुलेंस के लिए वहाँ पे कॉल किया गया 7 बजे के समथिंग। तो एम्बुलेंस के जो वहाँ पे ड्राइवर जो भी हैं वहाँ पे कर्मचारी, उन्होंने बताया कि अभी हम लोग 10 मिनट में आ रहे हैं, 15 मिनट में आ रहे हैं। तो ऐसे करते करते कम से कम 8 बज गए, वहाँ पे 1 घंटे का टाइम बीत गया था। तो 1 घंटे के टाइम में जब, क्योंकि मेरी तो घर वालों से बात हो रही थी कंटिन्यू, तो जब मैं उनसे पूछता हूँ कि इतना डिले क्यों हो गया, तो 1 घंटे का टाइम काफ़ी हो गया और वो बच्चा तो सीरियस कंडीशन में, उसको तो मैं हॉस्पिटल में होना चाहिए, उसको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। तो मेरी वाइफ़ बोलती है कि उसको 108 सर्विस को कॉल किया हुआ है और वो बता रहे हैं कि हम अभी आ रहे हैं, आधे घंटे में आ रहे हैं, 10 मिनट में आ रहे हैं, 15 मिनट में आ रहे हैं। तो उनका यही रिप्लाई है। तो मुझे लगा शायद एक बार मुझे वहाँ पे जो डॉक्टर स्टाफ है उनसे बात करनी चाहिए। तो मैंने अपनी वाइफ़ को ये बोला कि आप एक बार जो डॉक्टर से बात कराइए। तो वो डॉक्टर थे वहाँ पे कोई इमरजेंसी में, डॉक्टर भूपेंद्र खटियाल कुछ नाम है उनका, ऐसे डॉक्टर भूपेंद्र खटियाल है। तो उनसे इनने मेरी बात कराई थी। तो मैंने उनको सबसे पहले तो जैसे एक डिसिप्लिन, क्योंकि हमें तो फौज में सबसे पहले डिसिप्लिन ही सिखाया जाता है। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, मैंने कहा नमस्ते सर, मैं ऐसे-ऐसे यहाँ पे ड्यूटी हूँ, मेरा बच्चा वहाँ पे सीरियस कंडीशन में आया हुआ है। तो उसको सर पिछले 1 घंटे से एम्बुलेंस अब मिली नहीं है और वो बच्चा सीरियस कंडीशन में, हो सकता है वो आगे सर्वाइव ना कर पाए, है ना? तो जैसे जो भी हो सकता है आप जो है एम्बुलेंस के लिए व्यवस्था कीजिए। तो डॉक्टर का कहना था कि एम्बुलेंस में जो है मेरा काम नहीं है एम्बुलेंस का। और फिर मैंने उनको बोला सर ओके, आपका काम नहीं है, लेकिन सर वहाँ पे एम्बुलेंस आई नहीं है, या तो फिर आप मुझे बता दीजिए कि मैं अपने बच्चे को सिविल एम्बुलेंस करके ले जाऊँ या फिर अपनी गाड़ी से जैसे भी अपने पैसे से एम्बुलेंस करके अपने बच्चे को आगे लेके जाऊँ। तो डॉक्टर ने मुझसे कहा कि नहीं, नहीं आप वहाँ पे जो है आपके इस केस को लेंगे नहीं, वहाँ पे कोई जो 108 सर्विस आएगी जो है वही लेके जाएगी। तो फिर मैं जब उनसे ऐसी रिक्वेस्ट करता हूँ तो उनका एकदम से ये बात करने के बाद ये रिप्लाई रहता है कि तू यहाँ आ जा। सेम इसी लैंग्वेज में बात करते हैं कि तू यहाँ आ जा। तो मुझे उनकी ये लैंग्वेज थोड़ी अच्छी नहीं लगी। मैंने उनसे ये बोला कि सर पहले तो आप जो है ये तू वाली लैंग्वेज में बात मत करो, क्योंकि मैं एक आर्मी पर्सन हूँ और जो है आपका तरीका मुझे अच्छा नहीं लगा। ठीक है? और रही मेरी बात वहाँ पहुँचने की, तो शायद आपके बोलने से पहले मैं अपने बच्चे के पास होता, अगर मैं वहाँ प्रेज़ेंट होता, क्योंकि मैं अभी जे एंड के में हूँ, तो वहाँ पे मैं आ नहीं सकता। इसीलिए मुझे जो है आपसे रिक्वेस्ट करनी पड़ रही है कि सर आप मेरे बच्चे के लिए आप कुछ कीजिए, क्योंकि वो सीरियस कंडीशन में है, वो बच्चा सर्वाइव नहीं कर पाएगा। बस इतनी सी बातें होती हैं हमारी वहाँ पे, वो हमारा कॉल कट जाता है। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्या नाम बोलते हैं, 8 साढ़े 8 के समथिंग होता है, साढ़े 8 9 बज जाते हैं, 9 ऐसे करते-करते 9 बज जाते हैं। 9 बजे फिर भैया जो है वहाँ से वो डीएम साहब, वहाँ पे जो डीएम सर हैं वहाँ के, आशीष कुमार, उनसे बात होती है। उनसे बात होने के बाद एम्बुलेंस के लिए बात होती है, तो उनसे 9 बजे के समथिंग बात होती है, साढ़े 9 बजे के समथिंग वहाँ पे एम्बुलेंस आ जाती है। साढ़े 9 बजे के समथिंग एम्बुलेंस आ जाती है। लेकिन उससे पहले उस हॉस्पिटल के स्टाफ के जो कोई नर्स हैं, वो मेरी वाइफ से आके बोलते हैं कि एक सिविल एम्बुलेंस है, आप इसमें लेके जा सकते हो, ये 4,500-5,000 रुपए लेके ये ले जा सकता है। तो हमने उनके लिए, इन लोगों ने मना कर दिया कि नहीं हम नहीं लेके जाएँगे करके। तो जब सर डीएम सर से बात होती है, आधे घंटे के बाद वहाँ पे एम्बुलेंस आ जाती है। तो मेरा ये सबसे पहले ये क्वेश्चन है, जो वहाँ पे डीएम सर हैं, आशीष सर, प्लस में जो ऊपर जो बैठे हुए जो कुमाऊँ कमिश्नर सर हैं, दीपक सर, उनसे मेरा सिर्फ एक क्वेश्चन है, आप लोग मुझे इसकी ये चीज़ बताइए कि इमरजेंसी का मतलब क्या होता है? इन इन 2 लोगों से ही नहीं, मैं बाकी प्रशासनिक जो भी अधिकारी, जो भी बैठे हुए हैं कर्मचारी वहाँ पे, जो भी प्रशासन के अंदर जो भी आते हैं उच्च कोटि के लोग, तो उनसे मैं पूछना चाहता हूँ कि इमरजेंसी का मतलब क्या होता है? इससे बेटर अगर कोई समझ सकता है इस चीज़ को कि एक बच्चा, एक बाप का बच्चा, जो 1.5 साल का बच्चा खत्म हो जाए और वो सीरियस कंडीशन में हो, और उसके बाद जो है ऐसी लापरवाही की वजह से अगर वो डेथ कर जाता है, तो उस बाप पे क्या गुज़रती है, उस परिवार पे क्या गुज़रती है, शायद मैं जानता हूँ। आज जैसे मैंने अपना 1 साल का बच्चा खोया है, कभी भी किसी भी माँ पे, किसी बाप पे ऐसी वो गुजरे ना, उन पे ऐसी कोई भी मुसीबत गुजरे ना। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब हम अपने बच्चे को ग्वालदम से बैजनाथ से बागेश्वर हॉस्पिटल के लिए ले गए,
तो वहां तक तो हम अच्छे से पहुंचे, हमारा बच्चा ठीक था। उसके बाद डॉक्टरों ने उसको एडमिट करा। एडमिट करने के बाद डॉक्टर उसको चेक करने के लिए आए, तो डॉक्टर ने बोला कि बच्चे की हालत बहुत सीरियस है, बच्चे की हालत बहुत सीरियस है, इसे जल्दी से जल्दी आगे आगे ले जाना चाहिए, इसका ट्रीटमेंट आगे ही होगा। तो आप 108 को कॉल करो और 108 को कॉल करने के बाद इसको जल्दी से जल्दी आप आगे के लिए ले जाओ। तो उसके बाद मैं 108 को कॉल करती हूँ, 108 को कॉल करती हूँ, मैं करती हूँ 7 बजे के करीब 108 को मैंने कॉल करा। तो 108 का कॉल आया मुझे उसके बाद, तो 108 ने बोला मैम आ रहे हैं हम, अभी 7:30 बजे तक हम आ जाएंगे। तो मैंने कहा चलो ठीक है, टाइम लगता है तो कहीं गए होंगे, कहीं और भी हमारे जैसे होंगे तो उनको वो करने के लिए गए होंगे, तो मैं रुक गई। तो मैंने कहा आएंगे। उसके बाद 7:30 हो गया, 7:30 हुआ। उसके बाद मैं वहां पे जो डॉक्टर थे भूपेंद्र खटियाल, तो मैं उनके पास गई। मैंने कहा सर इतना टाइम हो गया अभी तक एम्बुलेंस नहीं आई है। मैंने कहा मेरे बच्चे की हालत इतनी इतनी खराब है, मैं अकेली हूँ, मेरे साथ सपोर्ट वाला कोई नहीं था, क्योंकि मेरे हस्बैंड जॉब पे जम्मू कश्मीर थे, तो मैं अकेली थी, मेरे साथ कोई नहीं था उस टाइम। और जो हॉस्पिटल का स्टाफ था उनको अपने से मतलब था, उनको ऐसा नहीं था कि यार इनका बच्चा ऐसी कंडीशन में है, हमको एक्शन लेना चाहिए, फटाफट से एम्बुलेंस बुलानी चाहिए, लेकिन उनको कोई मतलब नहीं था। उन्होंने पेशेंट को चेक करा, बच्चे को थोड़ा चेक करा, बोला कि हाँ इसकी कंडीशन बहुत खराब है, इसको आगे ले जाओ। ठीक है, तो आगे ले जाओ। फिर उसके बाद मैंने बोला सर आप 108 को कॉल करो। मैंने कहा मेरा कॉल तो उठाया उन्होंने बोला कि आधे घंटे में आ जाएगी 108, लेकिन नहीं आई उसके बाद। तो मैंने सर को बोला, तो सर ने बोला कि ये हमारे हाथों में नहीं है, हम एम्बुलेंस को नहीं बुला सकते हैं, आप कॉल करो। मेरे कॉल करने के बाद उनने भी एम्बुलेंस से बात करी तो उन्होंने कहा अभी आ जाएगी, थोड़ी देर में आ जाएगी, कॉल आएगा तो मुझे बोलना, मेरे से बात करवाना। फिर वो अपना बिजी हो। बुजुर्ग मम्मी यहाँ पर आप देख सकते हैं। आप चाहूंगा कि उन पर जरा फोकस करें। यहाँ पे वो भी हैं हमारे साथ, और बहुत ही परिवार जो है बहुत ही गमगीन है। तो ऐसे में अगर एक आर्मी पर्सन के साथ इस तरह का व्यवहार होता है, तो कहीं ना कहीं ये जो अस्पताल है, जो हमारा जिला अस्पताल है, वो बागेश्वर का जो जिला अस्पताल है, वो बहुत बड़े सवालों के घेरे में आ चुका है। हरिंदर परिहार।